इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो चला है उत्तराखंड बुलेटिन का, तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तरकाशी से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुरंग के निरीक्षण और उद्घाटन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि यह सुरंग 4 धाम यात्रा के लिए समय को 1.5 घंटे से घटाकर मात्र 4 से 5 मिनट तक कर देगी। ये एक लंबे समय से प्रतीक्षित परियोजना है। भारत माता की, बाबा भोगनाथ की, बाबा भोगनाथ की, बाबा भोगनाथ की। सिलक्यारा टनल ब्रेक थ्रू और आज इस जनसभा में यहाँ पर उपस्थित अभी आपने जिनको सुना, भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी, हमारे गंगोत्री क्षेत्र के विधायक भाई सुरेश चौहान जी, यमुनोत्री विधानसभा के माननीय विधायक संजय डोभाल जी, उरोला विधानसभा के माननीय विधायक श्री दुर्गेश्वर लाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री नागेंद्र जी, मंच पर आसीन हमारी बहन स्वराज विद्वान जी और प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, उपाध्यक्ष अभी जिनको उत्तराखंड सरकार में लघु सिंचाई विभाग का मिला है, श्री जगत सिंह चौहान जी, शैलेंद्र कोहली जी, ब्लॉक प्रमुख मंडल अध्यक्ष आलेंद्र जी, सत्येंद्र राणा जी, किशोर भट्ट जी, पूर्व विधायक केदार सिंह रावत जी, राजकिशोर जी, अमरेंद्र सिंह जी, जिलाधिकारी मेहरबान जी और एसपी सविता डोभाल जी एवं सभी यहाँ पर आए हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधानगण और इस सभा में उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे सभी बंधु और NHIDCL समेत सभी विभागों से आए हुए हमारे सभी अधिकारीगण, सभी कार्मिकगण, जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले तो बाबा भोगनाथ जी को दोनों हाथ जोड़कर शीश नवाकर प्रणाम करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि बाबा भोगनाथ जी का हम सभी पर अपना आशीर्वाद वो बनाए रखें और उत्तराखंड पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। मैं आज सिलक्यारा टनल के इस ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू के अवसर पर परियोजना से जुड़े हुए सभी इंजीनियरों को, तकनीकी विशेषज्ञों को, प्रबंध निदेशक जी को, हमारे भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री अजय टमटा जी को, आदरणीय नितिन गडकरी जी को और विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आज समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से इस ऐतिहासिक टनल के ब्रेक थ्रू के अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज बाबा भोगनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने पर भी ये काम भी बहुत आवश्यक था और बाबा की कृपा से आज ये काम भी संपन्न हो गया। इसके लिए भी मैं सभी क्षेत्रवासियों को, बाबा भोगनाथ के सभी भक्तों को बहुत बधाई देता हूं। आज का ये ऐतिहासिक अवसर न केवल उन्नत इंजीनियरिंग की सफलता का प्रतीक है, बल्कि आस्था और समर्पण का भी जीवंत उदाहरण भी है। भाइयों बहनों, हम सभी को याद है 12 नवंबर 2023 का वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन आज भी हम सब की स्मृति में है, जब टनल निर्माण के दौरान अचानक भूस्खलन हो जाने से, मलबा आ जाने से 41 श्रमिक भाई
इस सुरंग में फंस गए थे, उस समय पूरे देश में, और मैं देश के साथ साथ दुनिया में भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, पूरी दुनिया और देश के लोगों ने उन हमारे श्रमिक भाइयों की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करी। उस अंधेरी सुरंग में जहां ऐसा लग रहा था कि उम्मीद की किरण मंद पड़ गई है, वहां बाबा गौखनाथ ने हम सब के रक्षक के रूप में, हमारे संरक्षक के रूप में, हम सब के आराध्य देव के रूप में हमारे भीतर शक्ति और विश्वास का संचार किया। और जब हमने सुरंग के मुख पर बाबा गौखनाथ जी को विराजमान किया, मैं स्वयं यहां पर था, तभी उसके 2 दिन में, तीसरे दिन हम लोग 2 या तीसरे दिन, दूसरे तीसरे दिन बाबा की कृपा से, और हमारे वो जो जिनको बुला रहे थे, नहीं, वो हमारे बलरिया जी, माली जी भी थे हमारे साथ, और हम बड़े परेशान थे, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, क्या करें। आसमान की तरफ देखते थे, कुछ दिखाई नहीं देता था, जमीन में देखते थे, कृष्ण कुमार जी कुछ समझ में नहीं आता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रातःकाल 8 साढ़े 8 बजे रोज हमसे जानकारी देते थे कि अब क्या प्रगति है, अंदर खाना पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, अंदर ऑक्सीजन पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, अंदर दवाइयां जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, कोई अस्वस्थ तो नहीं है, और सब उनको जानकारी देते थे। लेकिन मन में बराबर चिंता बनी रहती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री के अभिभावक के रूप में हमको लगातार पर दिन 1 बार 2 बार 3 बार भी दिन में फोन से जानकारी देते थे। और उनके कार्यालय का, जो प्रधानमंत्री जी का कार्यालय है, प्रधानमंत्री जी का पूरा कार्यालय यहाँ पर आया हुआ, उनके प्रमुख जो सचिव हैं वह भी यहाँ पर थे। उसके अलावा देश भर में जितनी तकनीकी हो सकती है, चाहे आगर मशीन लानी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के जो हमारे टनल विशेषज्ञ हैं उनको यहाँ बुलाना हो, मद्रास से कोई टेक्नोलॉजी यहाँ लानी हो, इंदौर से कोई टेक्नोलॉजी लानी हो, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी हमको यहाँ पर उपलब्ध करा रहे थे। और इसके साथ साथ मैं देश भर के उन विशेषज्ञों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, चाहे उसमें हमारे इंजीनियर हो, तकनीशियन हो, रेड माइनर्स हो, जिनको भी इस क्षेत्र में विशेषज्ञता थी, सारे लोगों ने अपना अनुभव भी दिया और हमको जो है सारी तकनीकी भी उपलब्ध कराई। लेकिन ये सब काम तभी हमारा संपन्न हुआ जब हमने बाबा गौखनाथ जी को उनके मुख में वहां पर माली जी के साथ विराजमान किया, और सभी मजदूर तीसरे दिन बाहर निकल गए। एक चमत्कार पूरी दुनिया ने देखा। और उस समय मैंने बाबा गौखनाथ जी का मंदिर बनाने की घोषणा की थी। आज बाबा गौखनाथ जी के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के उपरांत जो हमारा ये संकल्प था कि बाबा का यहाँ पर भव्य मंदिर बने, वो संकल्प पूरा हो गया है। अब श्रद्धालुगण यहाँ आकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। भाइयों बहनों, सिलकारा टनल अभियान दुनिया का सबसे जटिल और लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन था, और उस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की। और वो हादसा हमारी तकनीकी मानवीय संकल्प की एक वास्तविक परीक्षा थी, और मुझे गर्व है हम सब लोगों ने, और मैं यहाँ जो हमारे क्षेत्रवासी बैठे हैं, मैं क्षेत्रवासियों का भी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी, यहाँ के हमारे धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हमारे पत्रकार मित्रों का भी, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि सबने मिलकर सामूहिक रूप से अपना योगदान दिया। सभी विभागों ने योगदान दिया। यहाँ के क्षेत्र के लोग भी लगातार प्रार्थना करते थे।
नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जाने के विरोध में आज हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बुद्ध पार्क में आयोजित इस धरना प्रदर्शन बड़े नेता भी शामिल हुए और हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की। इस धरना प्रदर्शन एक ऐसी पार्टी की सरकार है जिस पार्टी ने आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया था। वो नहीं चाहती थी कि देश आज़ाद हो, वो तानाशाह के रूप में देश को चलाना चाहते थे, देश को गुलाम रखना चाहते थे और भारत के लोकतंत्र के आधार पर आज वो गद्दी पर बैठे हैं। लेकिन आज जैसे ही उनकी राजनीति की स्थिति गड़बड़ा रही है, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जिस तरह से स्पष्ट बात करते हुए मोदी जी पर प्रहार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं, उससे कई राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उनकी स्थिति लड़खड़ा रही है। उससे डर करके वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को डराने के लिए, मतदाताओं को डराने के लिए किस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड का आधार लेकर के तो सोनिया और राहुल गांधी जी को जेल के अंदर डालना चाहते हैं। लेकिन वो कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के लोग हैं। इस देश में तमाम प्रकार का ग्रहित छिड़ जाएगा, जेल के जेल भर जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अगर उन्होंने टच भी किया तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा बवाल बन जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी संभले कि देश लोकतंत्र से चलता है, लोकतंत्र के आधार पर देश पर काम करें, देश को आगे बढ़ाएं, देश की जो तमाम प्रकार की समस्याएं हैं उनको हल करने का प्रयास करें। आज हमारा युवा बेरोजगार बैठा हुआ है, महंगाई आपके आसमान पर है, विकास के काम हो नहीं रहे हैं, जो हो रहे हैं तो उसमें भी 1/3 बजट लग रहा है, बजट नीचे से ऊपर तक स्वाहा हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में देश कहाँ जाएगा, इसको हमको सोचना चाहिए। और ये लड़ाई कांग्रेस की ऐसी लड़ाई होगी जिस तरह से गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया था और देश को आज़ाद किया था, उसी तरह से कांग्रेस भी कमर कस करके सब कुछ करने को तैयार है। द्वारा लगाए गए नेशनल हेराल्ड के केस में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, उनकी माता सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं पर जो चार्जशीट लगाई गई है तो उसका पूरा कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। इसीलिए विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन में हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। देश में बढ़ते हुए कांग्रेस के जनाधार को देखते हुए और राहुल गांधी जी की लोकप्रियता को देखते हुए मोदी सरकार के हर एक कार्यकर्ता और मोदी सरकार खुद बौखला गई है। सत्ता में गांधी परिवार को लोकतंत्र की खत्म करने का प्रयास कर रही है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी राहुल गांधी जी, उनकी माता सोनिया गांधी जी और हर एक कांग्रेस नेता के साथ हमेशा खड़े हैं। और वो मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि राहुल गांधी जी क्लीन चिट लेकर बाहर आएंगे। और क्या कहते हैं, हमें इसका पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, हमारी नेता सोनिया गांधी जी के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, उनके ऊपर लगातार दबाव बनाने का प्रयास करे, उसके विरोध में आज यहाँ पर सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हैं। और आज पूरे देश भर में ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने नेता राहुल गांधी के खिलाफ हो रहे इस कार्रवाई के खिलाफ पूरी मुखरता के साथ पूरे देश भर में इस आंदोलन को लड़ेगा। और हम बता देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, तुम लाख कोशिश कर लो हमें दबाने की, हम बीज हैं, हमें आदत है फिर से उपजाने की। इन मुकदमों से हमारे नेता राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं है, इन मुकदमों से कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। कांग्रेस एक आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है, इस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाई है। तो आप जितने चाहे मुकदमे हमारे नेता के ऊपर लगा लीजिए, आप जितने चाहे मुकदमे हमारे ऊपर लगा लीजिए, हम डरने वाले नहीं है। आपके प्रत्येक अत्याचार का जवाब कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़कों में उतर कर देगा। प्रदर्शन है आज पूरे हमारे भारतवर्ष में ये प्रदर्शन हो रहा है और हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमारे सभी प्रदेश जिलों में ये प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरीके से इस मोदी सरकार ने एक झूठे मामले में, जो कि मामला कहीं बनता ही नहीं है, उस मामले में जो हमारे नेताओं पर चार्जशीट दाखिल की है, हम उसका विरोध करने यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हम लोग इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार अपनी हरकतों से बाज आए और झूठे जो जब वो डर जाती है तब वो ईडी और सीबीआई को सामने लाती है। और निश्चित रूप से ये जो ईडी का ये मामला है, ये निश्चित रूप से ये सरकार डरी हुई है, हमारे नेता राहुल गांधी जी से, हमारी नेता सोनिया गांधी से डरी हुई है। और उसी सब चीज़ को लेकर के ये झूठे मामलों में उनको ये परेशान करने का ये षड्यंत्र है। और हम लोग इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार अपनी हरकतों से बाज आए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन चलाएंगे और सड़कों पर उतर करके इनका भारी प्रदर्शन विरोध करेंगे। धन्यवाद।
वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। तो आइए पढ़ते हैं खबरों की ओर। 1,44,000 के अरसे और पकौड़े, 45,000 की खीर, 22,000 की चाय और 18,000 का पानी। लिस्ट और भी लंबी है। ये पैसे किसी शादी या समारोह में खर्च नहीं हुए हैं, बल्कि एक बड़े घोटाले को छुपाने के लिए बस एक महोत्सव को जरिया बनाया गया है। दरअसल कोटद्वार के नगर निगम ने इगास बग्वाल महोत्सव मनाने के लिए 7,25,000 खर्च कर डाले। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो अधिकारी ही जाने, क्योंकि जब सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पत्रकार ने खर्च किए गए पैसों की जानकारी मांगी तो ऐसे तथ्य सामने आए जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह बिल किसी कुलदीप कुमार नाम के व्यक्ति पर है। एक तो बिल 7 लाख का है और ऊपर से बिल में जो तारीख अंकित की गई है वो इस महीने, पिछले महीने की नहीं बल्कि आने वाले महीने की है। जी हाँ, बिल में तो तारीख अंकित की गई है वो है 25 दिसंबर 2025, जिसका भुगतान भी नगर निगम द्वारा ही किया गया है। यानी ये सब नगर निगम की मिली भगत से हो रहा था। जब नगर आयुक्त वैभव गुप्ता से इस विषय पर हमारे पत्रकार ने जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं पार्षद सूरज कांति ने सरकार और नगर निगम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिस पर अभी तक नगर आयुक्त कोटद्वार द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अभी नवंबर में एक इगास प्रोग्राम यहाँ मनाया गया था, जिसमें जो बिल थमाए गए हैं नगर निगम द्वारा, उसमें बहुत सी अनियमितताएं दिख रही है। क्या कहना है आपको कि क्या भ्रष्टाचार है कि नहीं है, क्या कहेंगे आप? आपका पार्षद है यहाँ। देखिए, मैं सीधे और साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं इगास के नाम पे उत्तराखंड के भीतर, उत्तराखंड की जनता की जेब के भीतर एक बहुत बड़ा डाका वर्तमान सरकार के द्वारा डाला जा रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इगास एक लोकतांत्रिक पर्व है, उत्तराखंडियों का पर्व है, गढ़वालियों का पर्व है और इसका प्रमोशन होना आवश्यक है। लेकिन प्रमोशन के नाम पे अगर उड़द की दाल के पराठे अरसे का बिल 1,44,000 रुपये आ जाता है, पकौड़ियों का बिल 1,44,000 रुपये आ जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। साउंड सिस्टम, केवल एक दिन के साउंड सिस्टम का बिल अगर 82,000 रुपये आ जाता है तो आम जनता के मन और मस्तिष्क के भीतर यह प्रश्न खड़ा होता है कि आखिरकार वो साउंड सिस्टम कितना बड़ा था कि वो 82,000 रुपये का लग गया। अगर झुंगरे की दाल, झुंगरे की खीर का बिल 45,000 रुपये आ जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने मन और मस्तिष्क के भीतर ये सोच रहा है कि आखिरकार इगास पर्व मनाया गया था या फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी दी गई थी। ये प्रश्न खड़ा होता है और हर उस आम आदमी के मन के अंदर खड़ा होता है जिसके पैसे की बंदरबांट वर्तमान समय में की गई है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। यही नहीं, मैं साफ तौर पे हम इस शौचालय में खड़े हैं। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी घरों में शौचालय बनाने की बात करते हैं और शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए की धनराशि प्रधानमंत्री कोष से देते हैं कि आप अपने घरों में शौचालय बनाइए। और एक ये शौचालय जो कि नगर निगम का ये शौचालय था, इसकी दीवार पहले से खड़ी थी, सभी चीजें पहले से खड़ी थी, केवल इसके भीतर टाइल्स और लैट्रिन शीट लगा दी गई।
और ये टाइल्स और लैट्रिन सीट 4 लाख रुपए की लगाई गई। हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर 4 लाख रुपए में ये 4 शौचालय बन रहे हैं तो एक आम आदमी अपने घर का शौचालय 12,000 में कैसे बनाएगा। अभी कुछ दिनों बाद नगर निगम की बोर्ड बैठक है, मैं बोर्ड बैठक में ये प्रस्ताव पास करवाऊंगा, ये प्रस्ताव रखा जाएगा कि 12,000 रुपए से बढ़ाकर के कम से कम 1 लाख रुपए उस जनता को दिए जाए जो जनता अपने घर के भीतर शौचालय जिनके घरों में नहीं है, वो शौचालय अपना बनाना चाहते हैं, वो कम से कम 1 लाख रुपए सरकार उनको दे ताकि कम से कम वो अपना शौचालय तो बना पाए। 12,000 रुपए में कौन सा शौचालय बनता है, जब यही शौचालय 4 लाख रुपए में बन रहा है। ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है हर उस व्यक्ति के मन के अंदर जो ये महसूस करता है कि कहीं ना कहीं बंदरवाट चल रही है। अगली खबर पौड़ी से है, जहां खुड्डेश्वर मेले का आयोजन उत्साह पूर्वक किया गया। इस मेले में विभिन्न विभागों ने जागरूकता स्टॉल लगाए। इन स्टॉल के माध्यम से स्थानीय लोगों को राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कई विभागों ने भाग लिया। जिला परिवीक्षा अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं या जिनके माता पिता में से एक की मृत्यु हो चुकी है, उन्हें प्रति माह 4,000 की दर से भरण पोषण सहायता दी जाएगी। खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी पुलिस ने स्कूली छात्राओं में सुरक्षा की भावना को प्रबल करने के लिए पुलिस लाइन पौड़ी में आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया। इस दौरान छात्राओं को गुड टच और बैड टच और बाल अपराधी के प्रति जागरूक करते हुए करियर काउंसलिंग संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। और बैड टच का जानना बेहद जरूरी हो जाता है। यही वजह है कि ये इस बात के बारे में बच्चों को बताया गया और जागरूक किया गया ताकि भविष्य में उनसे किसी भी तरह का कोई अपराध ना हो पाए। खबर 2025 के विजन को साकार करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल द्वारा सभी अधीनस्थों को अपने अपने थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अभियुक्तों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देश दिए गए थे। जिस क्रम में बीते दिन अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार चंद्रमोहन सिंह के नेतृत्व में कोटद्वार पुलिस टीम व CIU टीम द्वारा कोटद्वार क्षेत्र में संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस द्वारा माल गोदाम रोड रेलवे स्टेशन के पास से एक संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्ति के कब्जे से 4.56 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। अभियुक्त प्रदीप को मौके पर गिरफ्तार कर बरामद माल को सील किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली कोटद्वार में संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। हल्द्वानी में गौला नदी किनारे बने मलिन बस्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन ने सभी मलिन बस्तियों को हफ्ते भर का नोटिस दे दिया है, जिसमें उन्हें 1 सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। जिसको लेकर आक्रोशित मलिन बस्तियों के लोगों ने SDM कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि वे लोग कई सालों से नदी किनारे रह रहे हैं और आज उन्हें एकाएक प्रशासन की ओर से नोटिस दे दिया गया है। जहां प्रशासन ने उन्हें अन्य जगह पर विस्थापित करने की मांग की है, तो वहीं उनके प्रदर्शन में सामाजिक कार्यकर्ता और वार्ड
पार्षद ने भी प्रशासन के इस कार्यवाही का विरोध किया है। तो वहीं पूरे मामले में एसडीएम हल्द्वानी का कहना है कि मानसून को देखते हुए गौला नदी में आने वाली बाढ़ से जनहानि की संभावना बनी रहती है, जिसको लेकर गौला नदी किनारे बने मलिन बस्तियों के लोगों को वहां से हटने के लिए कह दिया गया है, जिस संदर्भ में उन्हें खाली करने को लेकर 1 सप्ताह का नोटिस दिया गया है। अतिक्रमण के नाम पर लगातार प्रशासन के द्वारा गुंडागर्दी और बदमाशी की जा रही है, जिसे किसी भी कीमत में हम लोग सहन नहीं करेंगे। गरीबों की एक ईंट को नहीं टूटने देंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। लगातार अच्छे जीने की बात सरकार करती है, लेकिन गरीबों के बुरे दिन लाने के काम करती है। जो रोटी कपड़ा मकान है उससे वंचित करने का काम करती है। छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? इस बात का प्रशासन को जवाब देना चाहिए। और किसी को एक ईंट हटाने से पहले प्रशासन को 1000 बार सोचना चाहिए और उनके पुनर्वास के निर्माण की बात करनी चाहिए, उनके लिए ठोस व्यवस्था बनानी चाहिए, उसके बाद कोई बात करनी चाहिए। इस तरीके की बदमाशी को, जो गरीबों के ऊपर लगातार आग दिखाने का प्रशासन काम करता है, इसे किसी भी कीमत में हम लोग सहन नहीं करेंगे। नहीं, ये कार्रवाई की जा रही है कि हमारी बनी बनाई झोपड़ी, जो गरीब लाचार, जो भी मोहताजों में है, सब है, इसमें सब कुछ है। जितनी पब्लिक में हमारी बनी बनाई झोपड़ी क्यों उजाड़ी जा रही है? और उजाड़ी जा रही है तो उस वक्त पे पानी या बत्ती या फिर घर का टैक्स ये क्यों लिया गया हमसे? जब उजाड़ना था तो, और उजाड़ना है तो हमें रहने की जगह दी जाए। और जितनी भी पब्लिक मारे रही, सबको उजाड़ने की कोशिश कर रहा है और बिल्डोरे चलाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये कर रहा है तो हमें रहने की जगह दी जाए, और नहीं तो हमारे घरों को नहीं उजाड़ेंगे। तो हमारे नन्हे बच्चे हैं, मासूम है, हम कहाँ जाएंगे? क्या करें? किस किस तरह से हमने बनाया। आज हम हंसी खुशी है, आज हमारी खुशियों को ये लूट रहेंगे। तो क्यों लूट रहेंगे? नहीं मानती प्रशासन, नहीं मानती, आपको अगर बिगड़ करते हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे? जो हमसे करा जाएगा वो कर देंगे, क्या मार देंगे, मर जाएंगे, मगर अपने घर में छोड़ेंगे। क्या नाम है आपका? फहीम जहां। सर, हम जाम फैक्ट्री के पीछे रहते हैं। हमें 40 साल हो गए जवाहर नगर में रहते रहते। हमारे कभी बड़े बूढ़े यहाँ आए थे, अब बड़े बूढ़े 2 आए या 4 आए, अब तो 4-6 हो गए। जैसे पैदावारी बढ़ती जा रही, अलग अपना कमाते जा रहे, घर बनाते जा रहे, रहते। इंदिरा गांधी हमारे सामने मरी, इंदिरा गांधी के दोनों बेटे हमारे सामने यहीं गुजर गए, हम यहीं रहते हैं, शादी होके यहाँ आए। आज 7 दिन का टाइम दे के हमारे जो हमने जीवन भर की पूंजी लगा दी, मेहनत मजदूरी करके लगा दी, हमने लिंटर डाल लिए, तो आज हमारा ये तोड़ा जा रहा है। हमारे बच्चे कहाँ जाएं, कहाँ ठोकरा खा, नदी नाले किनारे हम क्यों लोग पड़े हैं? कहा यह जा रहा है कि आप लोगों ने अतिक्रमण किया है, हाँ, वो हटाया जा रहा है। वो हटाया जा रहा। अगर हम पैसे वाले होते हैं, 20 शहर में लेके रहते, और हमारे पास इतना वो नहीं है कि जो हम नदी नालों किनारे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं सर, अरे चुपो, हमारे सामने जो हमारे घर झोंपड़े हैं सर, वो ना तोड़े जाए, और तोड़े जाए तो हमें कहीं बना के दिया जाए। रेलवे लाइन के मध्य जो नदी का बाढ़ क्षेत्र है, बाढ़ क्षेत्र में कई व्यक्तियों के द्वारा झुग्गी झोपड़ियाँ आदि बना के निवास किया जा रहा है। वो बाढ़ क्षेत्र है जिसमें अत्यधिक गौला के प्रभाव की स्थिति में वो पूरा का पूरा पानी से भर जाता है, और यहाँ वहाँ जो भी व्यक्ति निवास कर रहे हैं वो अस्थायी रूप से वहाँ रहते हैं, कोई भी वहाँ स्थायी रूप से नहीं रहता है। जब भी नदी का पानी बढ़ता है वो हट जाता है। इसके अलावा वो आरक्षित वन क्षेत्र भी है। आरक्षित वन क्षेत्र में यदि उनको वहाँ से नहीं हटाएंगे तो भविष्य में उनके द्वारा पक्का निर्माण करने की पूर्ण संभावना है। तो इस संबंध में वन विभाग के द्वारा मुनादी करते हुए उनसे अपील की गई थी कि वो समय से अपना स्वयं हटा दें। 1 सप्ताह का समय दिया गया है, जिसमें से 3-4 दिन हो चुके हैं। आगामी 2-3 दिनों में उनका नहीं हटाया जाता है तो फिर बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई वन विभाग और प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। इसके अलावा पार्षद वार्ड नंबर 14 से हमारे गोला नदी के क्षेत्र के पास बहुत ही दूर से वहाँ पर पक्के घर बने हुए हैं, लेकिन वन विभाग द्वारा 2-3 दिन पूर्व से वहाँ पर अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि इन्हें हटा लें, अतिक्रमण है। अगर ये अतिक्रमण है तो मैं राज्य सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपने यहाँ सरकारी सुविधाएं क्यों दे रखी हैं? 40-50 सालों से वहाँ लोग रह रहे हैं, 15-20 सालों से रह रहे हैं, उनके 15-20 साल पुराने पानी लाइट के सब बिल है, वहाँ पर सभी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध है। वोट के समय तो हमसे कहते हैं कि हम रोटी कपड़ा मकान आप लोगों को देंगे, लेकिन वोट जीतने के बाद वो हमसे रोटी कपड़ा मकान क्यों छीनते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है सरकार के लिए। यदि समय रहते हुए हमारा पुनर्वास नहीं किया गया, हमें लीगल नोटिस अगर कानूनी प्रक्रिया का सिवा हमारा घर मकान तोड़ गए तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और किसी भी सूरत में से बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, न्यायालय की शरण लेंगे, हम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसमें लीगल प्रक्रिया अपनाएंगे जो भी होगी। खबर खटीमा से है, जहां 15 से 17 अप्रैल तक तहसील परिसर में पासपोर्ट मोबाइल वैन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। पासपोर्ट आवेदकों को उनके घर के समीप ही सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून इस कैंप का आयोजन कर रहा है।
आपकी सरकार आपके द्वार, जैसा कि इससे ही आप समझ रहे हैं कि हमारी सरकार जहां तक हो सकती है प्रयास कर रही है कि लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाए। पासपोर्ट के लिए लोग पहले बहुत परेशान होते थे और दूर दराज के लोग जो है जाने में हिच करते थे और जा भी नहीं पाते थे, उनका नंबर नहीं आ पाता था। लेकिन आज हमारी सरकार के द्वारा आप देख रहे हैं कि आपको घर बैठे ये सुविधा उपलब्ध हो रही है। आज आपके खटीमा में 3 दिन का ये कैंप यहाँ लगाया जा रहा है, जिसमें खटीमा की सभी जनता से मैं अपील भी करूंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ऑनलाइन अपने अप्लाई करे और पासपोर्ट की सुविधा को यहाँ आप आकर के लें। हाँ अभिषेक जी, आज पासपोर्ट सेवा की सर्विस मोबाइल वैन द्वारा खटीमा दी जा रही है, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मामले में? कितने दिन रहेगी और उत्तराखंड में कहाँ दी जा रही है और आगे क्या रहेगा इसका? देखिए, सबसे पहले तो मैं पासपोर्ट मोबाइल वैन के कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहूँगा आपको। उत्तराखंड राज्य में हमारे पास एक बड़ा सेंटर है जिसको हम PSK बोलते हैं, वो देहरादून में है। इसके अलावा 6 हमारे और सेंटर है जो छोटे सेंटर्स हैं, जिनकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। वो अल्मोड़ा, नैनीताल, दूधपुर, रुड़की, श्रीनगर और काठगोदाम में। पर ऐसा माना जाता था कि इतने सब प्रयासों के बावजूद भी ऐसे आवेदक बच जाते थे जिनको कि इन सेंटर्स पे जाने में असुविधा होती थी। तो इस कॉन्सेप्ट में मोबाइल वैन बिल्कुल फिट बैठती है। इसमें हम क्या करते हैं कि मोबाइल वैन को असेसमेंट के बेसिस पर जहाँ आवेदक हमें पर्याप्त संख्या में मिल जाए ले जाते हैं और वहीं उनका बायोमेट्रिक्स कैप्चर करके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके अपने ऑफिस वापस ले जाते हैं। एप्लीकेंट को इन सेंटर्स में जाने की जरूरत नहीं होती है और उनका पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आ जाता है। हाँ, ये जरूरी है आपको बताऊं कि मोबाइल वैन में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक किए जाते हैं। फिजिकली कोई चल के आ जाए तो नहीं होगा, उसको हमारी जो वेबसाइट है passportindia.gov.in उस पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करके अपॉइंटमेंट बुक करके पेमेंट करने के बाद अपॉइंटमेंट लेना होता है और नियति डेट और समय को आना होता है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके उसकी और यहाँ बायोमेट्रिक्स कैप्चरिंग और वेरिफिकेशन के बाद नॉर्मली ये कैंप हम 3 दिन का करते हैं और प्रत्येक दिन ऑनलाइन सिस्टम से 50-50 अपॉइंटमेंट रिलीज करते हैं। जैसे यहाँ 3 दिन है तो 150 अपॉइंटमेंट टोटल हमने रिलीज किए और वो ऑलरेडी भर चुके हैं। जनता की इतनी डिमांड है कि वो सारे जितने भी स्लॉट्स हमने रिलीज किए थे। तो आगे भी ये सेवा देते रहेंगे खटीमा क्षेत्र में? जी बिल्कुल। खटीमा का जहाँ तक सवाल है, इसका फिर से एक बार देखना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर मेरी गारंटी है कि उत्तराखंड की और ऐसी जो इन 7 सेंटर से दूर है वहाँ जरूर हम वैन को ले जाएंगे और उनके घर की ये सेवा। इसके बाद कहाँ है ये मोबाइल सेवा? अभी इसके तुरंत बाद तो शायद अगले हफ्ते में हम लोग पहुँच जाएंगे। अगला प्रोग्राम जब होगा तो मीडिया और आप लोगों के माध्यम से जनता को बताएंगे। उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।